तो बच्चों आगे चलते हैं और करते हैं काम आगे मैकेनिज्म का। सो हमारे पास आज 8th लेक्चर है हेलो एल्केन्स हेलो एलिन्स का, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, बहुत सारे हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, और उससे पहले वाली वीडियो क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इनका जो मैकेनिज्म है दो तरह का होता है। एक होता है SN2, इसको बोलते हैं हम यहां से पढ़ते ऊपर से बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहां पे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दो तरह का है। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले कर लेते हैं हम बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट इज SN2। तो इसके बारे में अगर हम कुछ बात करें, उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि हमारे पास ये CH3Cl है, हमने इसमें NaOH एक्वस डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ DMF और DMSO और एसीटोन। ध्यान रखना आपने, ये जो तीनों है इनको बोलते हैं हम अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसके बारे में कि सॉल्वेंट कितने टाइप्स के होते हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हमारे पास होता क्या है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि यहां पे OH आ जाएगा और NaCl निकल जाएगा। तो इस टाइप के जो रिएक्शन वो हुए कैसे, हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे को पता है कि भाई जो ये बॉन्ड है वो कैसी है, पोलर बॉन्ड होती है, और जो OH है यानी जो न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड, और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। ये करेगा अटैक इन अगेन DMF लिख दिया मैंने इसकी प्रेजेंस में। तो कहां से अटैक करेगा, आपको अगर केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक ध्यान में होगा तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास एक तो मिनिमम एनर्जी होना जरूरी है जिसको हम बोलते हैं, और थ्रेशोल्ड एनर्जी, और दूसरा क्या होना चाहिए कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, जो दो एनर्जी बैरियर होते हैं। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि OH अगर सामने से अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव्स को रिपेल करेगा। तो ये कहां से करेगा, बैक साइड से करेगा अटैक। ठीक है, तो सबसे पहले जो न्यूक्लियोफाइल है इट विल अटैक ऑन बैक साइड, एंड दिस विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट स्टेट, जिसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा कि जो पुरानी बॉन्ड थी ये तो टूट जाएगी, यानी टूटना स्टार्ट हो जाएगी, और जो नई बॉन्ड है एट द सेम टाइम वो क्या हो जाएगी, हमारे पास बनना शुरू हो जाएगी। इस तरह का होता है ये हमारे पास। So this is unstable state which is known as transition state और activated complex। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्दर जो ये रिएक्शन हो जाएगा and we'll get product, यानी ये बॉन्ड टूट जाएगी सारी, और हमारे पास यहां पे जो है वो OH आ गया, और ये बॉन्ड कंप्लीटली निकल गई बाहर Cl। तो जो क्लोराइड आयन है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाएगा बाहर, Cl नेगेटिव आयन। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, एक स्टेप में होगा ये, और यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और प्रोडक्ट जो है वो जिस साइड से हेलोजन निकलेगा उसके बैक साइड से अटैक करेगा। तो कुछ पॉइंट यहां पे कर लेते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। और इन जनरल RX यानी रेट विल डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड, तो इसलिए इसको बोलते हैं ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ पावर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो इट इज सेकंड ऑर्डर मैकेनिज्म है ये।
तीसरा इसमें बात करें कि जो ये सिंगल स्टेप में होगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और क्या बातें ध्यान रखनी है हमने, हमारे पास चाहिए, मैंने ऊपर पहले लिख दिया अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट नीडेड, अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट नीडेड। एंड द लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस। इन्वर्ट हो जाना, उल्टा। आप इसको ऐसा समझिएगा कि जैसे ये अम्ब्रेला खुला होता है हमारे पास और बहुत जोर से जो है वो हवा चल रही है तो अम्ब्रेला उल्टा हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसी को बोलते हैं इन्वर्ट हो जाना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पे क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस। तो सबसे पहले जो रेट है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। सिंगल स्टेप होगा थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट नीडेड एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस। तो ये इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट्स जो है डिस्कस कर लिए हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, हम कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री में अलग अलग चैप्टर में पढ़ते हैं डिफरेंट, जैसे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, ठीक है। तो उसमें जो हमारे पास थ्योरी थी, कौन सी थ्योरी थी, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहां पे क्या है, स्पेशियल अरेंजमेंट। आपने याद रखना कि यहां पे कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सो स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अराउंड कार्बन, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो इसमें इन्वर्ट हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन, उसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट इज द रेट order of reactivity of alkyl halide, that is a very important point। order of reactivity of alkyl halide in SN2 for same X ग्रुप, अगर ग्रुप हमारे पास हेलोजन ग्रुप जो है सेम है। तो आप क्या समझेगा इस चीज को याद रखने के लिए, आप एक एग्जांपल लीजिए, बस का एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है कि नॉर्मली बसेस के अंदर क्या होता है हमारे पास कि एक तरफ 3 सीटर और दूसरी तरफ 2 ही सीट्स होती है, इस तरह का सिनेरियो है, ठीक। उससे आपको थोड़ा सा कोरिलेट करने में आसानी होगी, जो अभी हम यहां पे टॉपिक कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है कि ये सीट बिल्कुल फुली फिल्ड है, यहां पे कोई भी वैकेंसी नहीं है, भरी हुई है, ये भी भरी हुई है सीट्स, और हमारे पास ये ए बी सी जो 3 है यहां पे, उसमें एक एक सीट खाली है। बट कंडीशन क्या है कि यहां पे 2 जो है वो कोई थोड़े से जो हैवी वेट वाले पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनका जरा थोड़ा सा शरीर बड़ा हैवी है, हम उसको फैट एफ लिख देते हैं कि यहां पे फैटी पर्सन बैठे हुए हैं दोनों। यहां पे क्या है हमारे पास कि एक फैटी पर्सन है और एक कोई पतला सा है, थिन, या छोटा सा बच्चा है, छोटा सा चाइल्ड है, सी लिख दिया मैंने। और यहां पे दोनों ही बच्चे हैं, छोटे छोटे चाइल्ड, छोटे छोटे चिल्ड्रंस बैठे हुए हैं यहां पे दोनों, या पतले पतले लोग बैठे हुए। आपके पास ये 3 सीटें खाली है, एक सीट ये खाली है, दूसरी सीट ये खाली, तीसरी सीट ये खाली, ठीक है। तो आपका जो है, अगर आप बस में बैठोगे तो आपकी पहली चॉइस क्या होगी, मतलब आप किस सीट पे जाके बैठोगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे आपको ज्यादा स्पेस दिखेगा तो पहली प्रेफरेंस होगी आपकी सी वाली, मतलब यू विल मूव इमीडिएटली टू सीट
सी, जो सी सीट पे है हमारे पास, यहां पे ये वाली थर्ड सीट पे है यहां पे। दूसरी अगर आपको चॉइस दी जाए अगर, फिर आपके पास ये चॉइस होगी, बी वाली होगी, और फिर लास्ट चॉइस ए है। तो इसका मतलब आप जो फटाफट भागे वो इस सीट के पास भागे, यहां पे दूसरे पे, यहां पे, फिर तीसरे। सेम सिनेरियो हमारे पास SN2 मैकेनिज्म में भी होता है। तो हमारा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो फटाफट से किस कार्बन के पास भागेगा या किस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेगा, जहां पे उसको सबसे कम भीड़ मिलेगी, जिसको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो न्यूक्लियोफाइल विल गो टू दैट कार्बन वेयर देयर विल बी लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, और जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो रेट ऑफ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफाइल का वहां पे अटैक करना उतना ही स्लो हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से देखते हैं सेम सिनेरियो, तो आप देखिएगा कि ऑर्डर ऑफ जो रिएक्टिविटी आएगा हमारे पास वो इस ऑर्डर में आएगा CH3X, यानी जो मिथाइल हैलाइड है वो फास्ट रिएक्शन होगा इसमें। देन इथाइल हैलाइड या प्राइमरी, देन सेकेंडरी हैलाइड, एंड देन टर्शरी। तो टर्शरी हैलाइड इसमें लीस्ट रिएक्टिव होगा SN2 मैकेनिज्म के अंदर। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे फास्ट जो मिथाइल हैलाइड हो वो रिएक्ट करेगा। रीजन क्या है भी आप देख सकते हैं, यहां पे छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं। वही सिनेरियो कि छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं या पतले के लोग बैठे हुए, तो आप फटाफट उस सीट पे जाओगे बिकॉज यू विल गेट मोर स्पेस देयर। दूसरी चॉइस वो होगी कि जो ये हमारे पास इथाइल हैलाइड या जो प्राइमरी हैलाइड है, वहां पे क्या अगर दो तो छोटे छोटे पर एक जो बल्कि ग्रुप आ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई, तो न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक करने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, क्योंकि ये चारों तरफ से स्प्रेड हुए हुए उसके पास। यहां पे क्या है, यहां पे दो बल्कि ग्रुप आ गए, दो मिथाइल ग्रुप आ गए, जो कि हमारे पास ये है सेकेंडरी वाला। तो यहां पे और ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, और यहां पे सबसे मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है, मतलब उन्होंने कार्बन को एक तरह से कवर ही कर दिया है, और यहां पे इसको न्यूक्लियोफाइल जो भी इस कार्बन के ऊपर अटैक करने वाले उसको चांसेस मतलब बहुत ही स्लो या लीस्ट चांसेस होगा, बल्कि ग्रुप होगा। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, because of steric hindrance. So this is the order of reactivity. Now for same alkyl group, अगर alkyl group सेम होगा तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आएगा ना हमारा, वो इस ऑर्डर में होगा कि जो आयोडाइड है वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिएगा अभी हमने जो थोड़ी देर पहले मैकेनिज्म लिखा था कि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के ऊपर अटैक करना है, किसी भी जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और उसके बाद हेलोजन निकलेगा। तो जिसमें हेलोजन जल्दी निकल जाएगा, बाहर एलिमिनेशन हो जाएगी, वो फास्ट रिएक्ट कर जाएगा। सो आई इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, इसका साइज बड़ा है तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगी, कार्बन और आयोडीन के बीच की जो बॉन्ड होगी वीक होगी एज कंपेयर टू कार्बन एंड ब्रोमीन, एज कंपेयर टू कार्बन एंड क्लोरीन। तो हम बोलेंगे बिकॉज आई इज बेटर लिविंग ग्रुप। तो आई इज बेटर लिविंग ग्रुप, और जो टेंडेंसी टू रिलीज आई, या ये बोलते हैं कि टेंडेंसी टू लीव आई वो सबसे ज्यादा होगी देन बी आर देन Cl। ठीक, तो उस केस में फिर हमारे पास अगेन ये रहेगा जी। तो दिस इज द हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ SN2 का मैकेनिज्म हो गया जी। अब चलते हैं हम आगे SN1। SN1 जैसे हमने पहले नाम कर लिया, दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके बारे में कुछ बात करें अगर हम, तो ये होता है 2 स्टेप्स। सेकंड, पोलर सॉल्वेंट
इज हेल्पफुल या नीडेड, कुछ भी लिख सकते हो आप, हेल्पफुल होगा इसमें। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ, इसमें कार्बोकेटायन होगा, कार्बोकेटायन बनेगा। तो 2 स्टेप्स होगा, पोलर सॉल्वेंट इज हेल्पफुल एंड दैट विल, और फर्दर जो होगा हमारे पास कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, एंड दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। एंड न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो न्यूक्लियोफाइल का इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहेगा। तो लेट अस टेक द एग्जांपल। देखिए हमने ये टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया जी, दिस इज द टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एल्काइल हैलाइड लिया, और इसको हमने ट्रीट कर दिया जी NaOH एक्वस के साथ, उसी तरह से जैसे थोड़ी देर पहले भी किया था हमने, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, एसिटिक एसिड, मिथेनॉल। तो क्या हुआ फिर हमारे पास, ये बन जाएगा, इसमें COH अल्कोहल बनेगा, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस NaBr, ये निकल गया। तो होगा कैसे इसका मैकेनिज्म, ये 2 स्टेप्स मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो ये एल्काइल हैलाइड था हमारे पास, तो जो सॉल्वेंट था कौन सा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे H2O डाल दिया, दैट विल हेल्प्स इन आयोनाइजेशन ऑफ दिस, मतलब ये जो सॉल्वेंट होता है इट विल हेल्प्स इन आयोनाइजेशन। और हमारे पास फर्स्ट स्टेप में ये बन गया जी कार्बोकेटाइन। तो सॉल्वेशन जिसको हम बोलते हैं, कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट करेगा, अलग कर देगा, यानी इट विल हेल्प्स इन आयोनाइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कौन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, एंड दिस इज स्लो स्टेप, and according to chemical kinetics slow step is the rate determining step. So this is our alkyl halide. Second step में क्या होगा, जो कि फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, और उस जो ये स्लो स्टेप है हम चाहे तो उसको रिवर्सिबल से भी शो कर सकते हैं। और सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बना ये प्लेनर शेप का बन गया, दिस इज कार्बोकेटाइन, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, दिस इज फास्ट। तो दिस इज सेकेंड स्टेप एंड वी गेट द प्रोडक्ट फाइनली। तो एज वी नो दैट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा कि वो इस पे उसका रेट जो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। द कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट देयर इन SN1 मैकेनिज्म। तो क्या बोला हमने, अगर समराइज करें कि 2 स्टेप में होगा, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि स्लो स्टेप है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जो कि फास्ट स्टेप है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है अकेला एल्काइल हैलाइड के ही ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, RX इन SN1 में क्या होगा। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगा वो टर्शरी हैलाइड सबसे जल्दी रिएक्ट करेंगे, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल हैलाइड। रीजन क्या है, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अभी हमने ऊपर बात पढ़ी कि जो कार्बोकेटाइन बनता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, वही डिसाइड करेगा रेट ऑफ रिएक्टिविटी
और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. सो स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विच इज इन ऑर्डर, हमारे को पता है कि जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन होता है ना वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से, देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, देन प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन, एंड जो मिथाइल कार्बोकेटाइन इट इज द लीस्ट स्टेबल, दैट इज व्हाई द reactivity of methyl halide will be least in SN1 mechanism. ठीक है. For the same reason, हमारे पास क्या होगा कि जो बेंजाइल हैलाइड है, जैसे ये वाला हो गया, एंड एलाइल हैलाइड, for the same reason benzylic and allylic halide react faster in SN1. क्यों? that is stability of कार्बोकेटाइन. कैसे? इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि किस तरह से स्टेबिलिटी जो है उनकी रिएक्टिविटी को अफेक्ट करती है. तो अगेन अगर हम बात करें बेंजाइल की, दिस इज आवर बेंजाइल हैलाइड. तो फर्स्ट स्टेप में ये आयनाइज होगा, जो कि स्लो स्टेप होता है हमारे पास. ये निकल गया जी बाहर. तो जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन बना, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. तो because benzyl carbocation is stabilized by resonance, hence its state will also depend on stability. And so on. सिमिलरली जो हमारे पास एलाइल कार्बोकेटाइन होता है उसमें भी क्या होगा, एलाइल कार्बोकेटाइन में भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी. ये एलाइल कार्बोकेटाइन बन गया और दिस इज स्टेबल. सो कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि अगर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन गया तो रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN1 मैकेनिज्म. तो टर्शी सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, उसी तरह से बेंजाइल हैलाइड इसमें रिएक्ट करेंगे, और जो है वो एलाइल हैलाइड विल आल्सो प्रीफर टू अंडरगो SN1 मैकेनिज्म. नाउ अगेन फॉर सेम R ग्रुप, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो रिएक्टिविटी इन SN1 में भी क्या होगी, सेम होगी. यानी आयोडाइड सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, देन ब्रोमाइड एंड देन क्लोराइड. रीजन, क्योंकि जल्दी I इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, सो इट विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन अर्लियर. इसमें जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा देन दिस, क्योंकि कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड वीक होती है, देन कार्बन और ब्रोमीन के बीच की, देन कार्बन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड. तो ये हमने कर लिया जी इनका मैकेनिज्म इन जनरल. अब हम क्या कर लेते हैं कि फटाफट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सॉल्व इनके ऊपर. हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रहे हैं और आपको वो देखना पड़ेगा. तो जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल है 10.6. तो कुछ प्रॉब्लम ले ली हमने. सो सॉल्व एग्जांपल है 10.6, पेज 304 पे. क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर. तो बोलते हैं SN2 फास्टर किस में होगा. हमारे पास कुछ पेयर दिए हुए हैं. दिस इज CH2Cl एंड दिस इज Cl.
तो आपको ध्यान से देखना होगा कि यहां पे क्या सिनेरियो है, इस कार्बन पे ये कौन सा हैलाइड है और ये कौन सा हैलाइड है। अगर आप देखोगे तो दिस इज द प्राइमरी हैलाइड एंड दिस इज द सेकेंडरी हैलाइड, जिस कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगा सेकेंडरी। तो हमारे को क्या पता है कि जो प्राइमरी हैलाइड है दैट विल ऑफर लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस टू द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सो इट विल रिएक्ट फास्टर एज कंपेयर टू सेकेंड वन। दूसरे में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंड वी हैव बीन गिवन I और Cl। अब अगर आप इन दोनों हैलाइड्स को देखें तो इसमें ये कौन सा है, प्राइमरी हैलाइड, ये भी प्राइमरी हैलाइड है। तो यहां पे हम ये तो नहीं बोलेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, जैसे ऊपर तो प्राइमरी सेकेंडरी था, पर यहां पे जो I है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, तो उसकी वजह से I इसमें जल्दी निकल जाएगा और इसमें थोड़ा सा स्लो, मतलब ये लीस्ट रिएक्टिव होगा या लेस रिएक्टिव होगा, टाइम लगेगा Cl को निकलते हुए ट्रांजिशन स्टेट में, यहां पे ये जल्दी निकल जाएगा। तो ये हो गया, हमने एक क्वेश्चन किया है। अब आपको क्या करना चाहिए, देयर इज अनदर सॉल्व्ड एग्जांपल 10.7। सो 10.7 जो सॉल्व्ड एग्जांपल है पेज 304 पे, तो आप इसको ट्राई टू सॉल्व, बुक में सॉल्व भी किया हुआ है, रीजनिंग भी दी हुई है, तो दैट विल हेल्पफुल फॉर यू। तो इसमें हमारे पास SN1 और SN2 में दोनों में इनको करना है हमने अरेंज। और चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि 10.7 है हमारे पास, और इसमें पूछा हुआ है कि विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2 मैकेनिज्म, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आप यहां देखिएगा, ये वाला हैलाइड है हमारे पास प्राइमरी और ये वाला हैलाइड है सेकेंडरी। हमने किसका करना है, SN2, और SN2 में जो रिएक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो क्योंकि यहां पे जो है वो लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये वाला फास्ट करेगा, और यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। देखिए ये बल्कि ग्रुप लग गया यहां पे इस कार्बन के पास, यहां पे बल्कि ग्रुप एक ही है, 2 H है, यहां पे 2 बल्कि ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है फास्ट करेगा। नाउ दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियरी। अगेन इस कार्बन के ऊपर जाकर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, इस कार्बन के ऊपर, यहां पे 3 बल्कि ग्रुप लग गए और यहां पे 2 ही बल्कि ग्रुप है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला रिएक्ट करेगा फास्ट। नाउ दिस थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है ये वाला, यहां पे जो ये हैलाइड है ये प्राइमरी है, और ये जो हैलाइड है ये अगेन ये भी प्राइमरी है। तो भाई अगर हम वही केमिस्ट्री में ना, मैंने पहले भी आपको बहुत बार कहा है कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला नहीं चलते कि हम फॉर्मूला में फिट कर देते हैं उसी के हिसाब से आंसर बता पाए, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे वही कंफ्यूजन आ गई। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था बस का, कि भाई सबसे पहली चॉइस जो इंसान की कहां पे बैठने की होगी, जहां पे 2 पतले पतले लोग बैठे हो। दूसरी चॉइस कहां पे होगी, जहां पे एक मोटा इंसान और एक पतला इंसान बैठा हुआ है। और फिर लास्ट चॉइस तो हमारे पास कोई बचती नहीं है, जहां पे हमारे पास सीट्स अवेलेबल होगी। पर अब उसी पॉइंट को हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कि हमारे पास बस में जो है 2 ही सीट्स खाली है, एक सीट ये खाली है, एक सीट ये खाली है, और यहां पे बैठा हुआ है हमारे पास बच्चा, एक चाइल्ड, और यहां पे बैठा हुआ है 30%, और यहां पे बैठा हुआ है 30% और यहां पे बैठा हुआ है चाइल्ड, एंड वी हैव ओनली दीज 2 सीट्स लेफ्ट, 1 और 2। तो कहां पे पहली चॉइस होगी, क्योंकि दोनों वैसे अगर ओवरऑल टोटल तो दोनों सेम सेम ही है, पर हमारी पहली चॉइस सीट नंबर 2 की होगी। रीजन क्या है, क्योंकि जो 30% है ना थोड़ा दूर बैठा हुआ है, और वही तरीका हम अपनाएंगे यहां पे आंसर देने के लिए इस वाले में। देखिए यहां पे जो बल्कि ग्रुप है ना वो थोड़ा दूर है इस कार्बन से, जबकि यहां पे ये बल्कि ग्रुप इस कार्बन के नजदीक है, जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन ने अटैक करना है। तो यहां पे उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी और यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होगी, बिकॉज वही सिनेरियो होगा क्योंकि वो थोड़ा दूर बैठा हुआ है। तो बेशक दोनों प्राइमरी हैलाइड है, सो दिस विल रिएक्ट फास्टर इन दिस केस।
सो आई होप आपको ये पॉइंट हो गया होगा क्लियर। देन अगला जो है हमारे पास यहां पे 10.8 में क्या पूछा हुआ है कि इसमें बताना हमने SN1 में कौन फास्टर शो करेगा। तो SN1 में क्या होता है हमारे पास, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सो दिस इज द टर्शी हैलाइड, इट विल रिएक्ट फास्टर, क्योंकि ये टर्शी है और ये सेकेंडरी है। तो यहां पे टर्शी कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये फास्ट रिएक्ट करेगा। अगले में ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, तो यही फास्ट रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहां पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां पे प्राइमरी। तो ज्यादा स्टेबल कौन होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस जो है वो कर लिए हैं डिस्कस, और आपके लिए कुछ होमवर्क है विच यू शुड ट्राई, एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड। उन क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए अपने आप, जो कि सेल्फ प्रैक्टिस है। सो ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 10.9, then 10.15, 10.16 and 10.17. These are on NCERT exercise, और यह है पेज नंबर 320। तो दे आर ऑल बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिए, और जिसमें भी आपको कंफ्यूजन लगे आप जो है वो, जैसे आपको पता है कि किसमें करना है, आपने कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको फिर उसके आंसर मैं आपको बता दूंगा। So that's all for this class. See you in next video lecture. Thank you.